हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अजय और आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इन सबको हमें बहुत ही जल्दी करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम लोग को रखेंगे और जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग पता करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि एक ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब कर चुके हैं स्लोप निकालना, फिर भी हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार कि जैसे कि एक ग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब यहाँ पे दो ऐसे हम लोग पॉइंट्स मान लेते हैं। पहला पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट है x2। तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट y2, x2, y2 है। तो यहाँ पे आपको पता है जो x2, y2 वो किसको डिनोट करते हैं? ये जो डिस्टेंस होता है ये y2 होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये y2 होता है और ये डिस्टेंस y1 होता है। तो हमें अगर इतना डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए होता है वो होता है y2 माइनस y1। और सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, ये डिस्टेंस क्या होता है, x1 होता है और ये डिस्टेंस क्या होता है, x2। तो हमें जब ये डिस्टेंस चाहिए होगा उसका क्या वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू आएगा x2 माइनस x1। तो हमें पता है जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू, अब हम इसको एक बार साइड कर लेते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये थीटा है। और हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ के कहीं पे भी हम वही चीज़ प्लॉट करें, अगर यहाँ पे ट्रायंगल प्लॉट करें यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल जो बनता है वो हर जगह थीटा ही बनता है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, जस्ट हम कैसे कर सकते हैं, tan थीटा की मदद से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कभी ऐसा ग्राफ हमें मिल जाए, जैसे कि ये ग्राफ ले लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग मिलेंगे। देखो ये एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अब यहाँ पे और एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हमें क्या है, हर एक पॉइंट में अलग अलग एंगल मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे θ1 मिलता है, यहाँ पे θ2। यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि हर पॉइंट में अलग अलग आता है। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग कैसे इसे प्लॉट करते हैं, इसको दो पॉइंट ले लेते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो ये रहा ग्राफ, ये कर्व है, यहाँ पे हमको दो पॉइंट लेना है। तो दो पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये जो ज्वाइन करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा हमें, इसका वैल्यू मिलेगा y2 माइनस y1 और इसका वैल्यू मिलेगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से जब हम लोग थीटा निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग थीटा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों निकाल नहीं पाएंगे, ये जो है ये तो बेस और परपेंडिकुलर बन रहा है, लेकिन ये एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये एक कर्व है, ये ऐसे कर्वेचर में है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे तो ये ट्रायंगल बनाता, लेकिन ये एक ट्रायंगल नहीं बना पा रहा। तो इसकी यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है स्लोप निकालने का, यानी कि स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा जो है वो इस जगह पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस जगह पे ये बहुत ही पॉइंट जो है वो ट्रायंगल बना नहीं पा रहा है। तो क्या करेंगे हम, जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग इतना पास लाएंगे इसके कि हमें स्ट्रेट लाइन लगने लगी। अगर इसको हम जूम करेंगे अच्छे से, देखिए जब यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही कि हम सेकंड पॉइंट ड्रॉ करने का इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये है सेकंड पॉइंट। तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे अगर हम इसको y2 माइनस y1 लिखते हैं और इसको x2 माइनस x1 लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग 1 का क्या लेते हैं, x1, y1 और x2, y2। अब यहाँ पे क्या है, जो ये x1, x2 है, ये क्या है वो हम समझते हैं, नेक्स्ट पेज में हम समझते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ऐसे बना दिया, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये पॉइंट 1 नाम दे दिया इसको, और ये पॉइंट 2 था, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन लगने लगा था हमें, तो हमने वहाँ पे इसको ड्रॉ किया, बड़ा करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे एक थीटा लेंगे, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। तो यहाँ से हम y2 माइनस y1 ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1
बाय x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। लेकिन ये कब लिख सकते हैं हम लोग, जब ये दो पॉइंट बहुत ही क्लोज हो। अब क्या बात करेंगे, जब भी फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी अगर ऐसे बहुत ही पास पास हो और उनका जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको हम लोग dx या dy पर डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए जो x1 और y1 है बहुत ही डिफरेंस कम है, मतलब देखिए जो x1 का वैल्यू अगर 1 है तो x2 का वैल्यू कुछ 1.0000002 यानी बहुत ही क्लोज है दोनों पॉइंट। और जो y2 है, जो y1 है उसका वैल्यू अगर 1 ले लेते, चलिए उसका वैल्यू हम लोग 1 मान लेते, तो y2 का वैल्यू जो आएगा वो कुछ 1.00002। तो जब x2 माइनस x1 करेंगे, जब हम लोग x2 माइनस x1 करेंगे, इसका क्या वैल्यू होगा 0.0000002 और इसका भी सेम 0.00002, यानी कि ये बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट के हमको वैल्यू मिलता है, यानी टेंड्स टू जीरो, यानी कि हम इसको जीरो मान सकते हैं। तो फिजिक्स में कभी भी कोई भी क्वांटिटी अगर टेंड्स टू जीरो होना लगे, जैसे कि y2 माइनस y1 अगर टेंड्स टू जीरो हो तो हम इसको सिंपली dy लिख सकते हैं, और x2 माइनस x1 अगर टेंड्स टू जीरो हो तो हम इसको dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेंड्स टू जीरो है और ये टेंड्स टू जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे dy बाई dx लिख सकते हैं। और यहाँ पे जन्म होता है डिफ्रेंसिएशन का। ऐसे हमको डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ी जब हमें किसी भी एक पॉइंट पे, यानी कि a हम लोग क्या करते हैं, स्लोप जब ऐसे कर्व होता है तो हम वहाँ पर कन्वेंशनल मेथड से हम लोग निकाल नहीं पाते, तो वो हमको पॉइंट में चाहिए होता है कर्व, पॉइंट में हमको स्लोप चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूँगा, इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करूँगा, इस पॉइंट पे, और हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आपको मिलते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप वेरिएबल होने की वजह से हम लोग ऐसे निकालना पड़ता है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन होता है, जो फिजिकल मीनिंग होता है। अब चलते हैं, कुछ एलजेब्रा होते हैं डिफरेंशिएशन के, जैसे कि अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हों, दो फंक्शन दिए गए हों तो कैसे आप लोग उनके उसको कैसे करेंगे वो सब हम देखते हैं। हम सबसे पहला एलजेब्रा देखते हैं। अगर y इक्वल्स टू यू प्लस भी हो, यानी कि दो फंक्शन का एडिशन हो, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस भी लिख सकते हैं। अब इसको हम और एक फॉर्म पे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी, यानी कि दोनों को अलग अलग डिफरेंस लेके ऐड भी हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है जब हम लोग u माइनस भी लेते हैं, तब हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ फिर जब हम u इंटू वी लेंगे, यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोग क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए आता है फॉर्मूला, वो आप लोग याद रखिए। क्या आता है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, प्लस फिर जो फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको बाहर रखेंगे और जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएट करेंगे और ऐड करेंगे, तो हमको इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसके जो डिफरेंशिएट वो मिलेगा। फिर अगर डिवीजन फॉर्म में आता है तो वो क्या करेंगे, जब डिवीजन फॉर्म में आता है तो आप इसको दो फॉर्म में कर सकते हैं। एक तो इसको आप u इंटू वी माइनस वन कर सकते हैं, इसको ऐसे इक्वल करके, तो u इंटू वी जैसे दिखने लगेगा। लेकिन अगर आप u बाई वी के फॉर्म पे निकालते, कैसे निकालेंगे, u बाई वी के फॉर्म पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले तो आप v को बाहर, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म का ये करेंगे, आप ऊपर वाले टर्म का आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले टर्म को ऐसे रहने देंगे और नीचे वाले टर्म का आप लोग, ये ऑर्डर आपको याद रखना है कैसे, पहले ऊपर वाले टर्म को बाहर लेंगे और पहले नीचे वाले टर्म को बाहर लेंगे और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले टर्म का फिर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, और होल डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। यानी कि आपको ऑर्डर याद रखना है। अब कुछ थ्योरम आते हैं, वो थ्योरम हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला थ्योरम आता है y इक्वल्स टू सी, यानी कि y कांस्टेंट है, y चेंज नहीं हो रहा है x के रेस्पेक्ट पे। तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इसका और एक मीनिंग आता है डिफरेंशिएशन का। एक तो स्लोप ऑफ ए कर्व हो गया, स्लोप ऑफ ए कर्व, और एक मीनिंग आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y कितना चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट पे, dy बाई डी एक्स का मतलब वो भी होता है। तो एक ग्राफ ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पे क्या है, y कांस्टेंट है, यानी कि y चेंज नहीं हो रहा है, y कुछ इस तरीके से है, तो y चेंज नहीं हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज होता है और चेंज हो नहीं रहा है तो जीरो होना चाहिए। इसीलिए जब कांस्टेंट की डिफरेंशिएट करते हैं तब dy बाई डी एक्स जीरो होता है। फिर क्या आता है, y इक्वल्स टू सी इंटू यू,
यानी कांस्टेंट के साथ किसी भी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर कभी y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में हो, अगर y एक्स टू द पावर 5 हो, एक्स टू द पावर 7 हो, एक्स टू द पावर 8 ऐसे कुछ हो, हम क्या करेंगे, जो n है वो बाहर चला आएगा, फिर x को हम रहने देंगे और n-1 उसका पावर में एक माइनस करेंगे। फिर वैसे ही y इक्वल्स टू e टू द पावर x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएटर e टू द पावर x ही होता है। फिर e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट है x के तरफ, x के बाहर, x के मतलब साइड में जो कोफिशिएंट है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैसे का वैसे e टू द पावर ax रहेगा। फिर जब log x का डिफरेंशिएशन आता है वो होता है 1/x। फिर चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंशिएट करने में। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, cosec x का माइनस cos x इंटू cot x होता है। ये आपको याद रखना है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, इसको आप लोग को याद रखना है। ऐसा आपको समझना नहीं है कि ये कहाँ से है, क्योंकि ये सब 11 चैप्टर में मैथमेटिक्स के पार्ट है और इसको अगर आप अभी समझने जाएंगे तो आप फिजिक्स छूट जाएगी, इसलिए आप अभी मस्त इसको ना समझिए, ये मैथ्स में ही पढ़िए, आपका मैथ का टीचर इसको आपको पढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब हम यहाँ से देख पा रहे होंगे जो y है वो किसके फॉर्म पे है, कुछ x टू द पावर n के फॉर्म पे दिख रहा है और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, हाफ है, आप समझ लीजिए। हमें क्या करना चाहिए था, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 करना चाहिए था और n के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे हाफ। चलिए पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ -1। अब हाफ तो ऐसे ही ऐसे है x, और हाफ से अगर -1 करेंगे तो ये -1/2 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर x हाफ भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 रूट x भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 7, यानी कि डिफरेंट फंक्शन का एडिशन है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, मान लीजिए। तो एडिशन है, हमने डिफरेंस में पढ़ा था कि हम डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकाल के उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि dy/dx इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस dy/dx ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस dy/dx ऑफ 7। ये कुछ एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, ये भी एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, लेकिन ये है कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। पहले इसका निकालते हैं, n बाहर फिर x फिर n-1, यहाँ पे भी n बाहर फिर x फिर n-1 प्लस 0। तो यहाँ से क्या मिला, 5x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर क्यूब। ये हमारा आंसर निकला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ 4x माइनस हाफ माइनस dy/dx ऑफ 3x माइनस हाफ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस आता है और यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आता है, सेम ही चीज़ है। यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख रहे हैं और यहाँ पे जब प्लस है तो प्लस लिख रहे हैं। अब हमें पता है ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1 प्लस, पहले तो ये कांस्टेंट के साथ ये फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो पहले कांस्टेंट आएगा बाहर, फिर जब इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ का क्या होगा, पहले तो माइनस हाफ बाहर आएगा क्योंकि वो n है, x इंटू माइनस हाफ तो है ही -1, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर आएगा, फिर ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n मल्टीप्लाई होकर बाहर आता है, फिर x फिर -2 ऊपर है -1। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2x माइनस 2x माइनस 3/2, ये जब एडिशन करेंगे आप तो -3/2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 6x माइनस 3। तो ये आपका आंसर निकल के आता है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस साइन एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस 4 log x, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, उनका डिफरेंशिएशन हमको एक साथ निकालना है। चलिए dy/dx इक्वल्स टू dy/dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस dy/dx ऑफ 4 प्लस dy/dx ऑफ साइन x प्लस dy/dx ऑफ e टू द पावर x प्लस dy/dx ऑफ 4 log x। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 3 तो बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर x टू द पावर स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस 0 कांस्टेंट का डेरिवेशन, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर dy/dx ऑफ sin x का cos x होगा, dy/dx ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, 4 बाहर log x का 1/x। ये हमारा आंसर हुआ 6x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x प्लस 4/x। ये हमारा आंसर निकल के आता है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
y इक्वल्स टू ये है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स है, माइनस 4 तो बाहर ही आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे तो एक्स माइनस 2 लिखते हैं। तो चलिए जब माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स है, ये 4 है, ये माइनस 2 बाहर आ गया, एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 एक्स टू द पावर माइनस 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं अच्छे से एक्स टू द पावर 8 बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस साइन एक्स। हो गया ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर उस डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पे करेंगे। ये खुद से कीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ये है तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अगर किसके फॉर्म में हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, पहले यू को बाहर, डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे यू वी के फॉर्म में लिखेंगे यू वी, तो यू किसको लेंगे, एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ से क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वेयर क्या होगा 2x होता है उसका डिफरेंस। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये अगर कॉमन चला जाता है तो यहाँ बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचता है। चलिए इसका आंसर निकाल लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो चेन रूल से कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चेन रूल, वहाँ फिर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप एक बार अटेंड कर लेना। और यहाँ पे हम एक सिंप्लीफाई वे से करते हैं। इसको आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये किसके फॉर्म जैसे दिख रहा है, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो y को ही चेंज कर लेते हैं, y अच्छे से लिख लेते हैं ताकि डी वाई बाई एक्स हम लिख लें। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने लिख लिया। इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 1 बाई एक्स है और उसका 2 है, क्योंकि ये कट जाएगा। अब निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू माइनस 1 लिख लेते हैं 1 बाई एक्स को, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। देखिए यहाँ से ये इसका पावर 1 है तो 1 बाहर आ जाएगा, x 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 0। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, माइनस 1 तो बचा ही है और ये माइनस 2, क्योंकि ये माइनस 1 माइनस 2 बनाएंगे। सॉरी, ये नीचे आएगा तो माइनस 2 नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा तो माइनस 2 रहेगा, और वो तो 0 है इसलिए। तो इसका आंसर क्या निकल का आता है, इसका आंसर निकल का आता है ये। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिवाइड के फॉर्म में दिया गया। इसको दो मेथड है करने के लिए। पहला मेथड से हम लोग करते हैं डिवाइड के मेथड से, फिर हम लोग चलेंगे जो हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, पहले नीचे वाले फंक्शन को बाहर लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos x, तो ये है ही। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन cos x होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता है, फिर साइन एक्स बाहर है ही, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स नीचे है, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इन्हें इसका वैल्यू क्या बनेगा 1, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स बन गया। और ये भी पता है कि जो cos होता है वो sec के उल्टा होता है, यानी कि 1 बाय cos x इक्वल्स sec x, तो दोनों से स्क्वायरिंग करें तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लोग sec स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब हम अगर इसको अच्छे से देखें, ये फंक्शन कुछ ऐसे दिख रहा है, y इक्वल्स टू साइन, ये मेथड 2 कर रहे हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स को हम लोग tan x लिख सकते हैं, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। तो जो tan x का डिफरेंशिएशन हमने इतना निकाला वो कुछ इस तरीके से हुआ। तो हम ये वाले फंक्शन को कुछ इजी तरीके से रिप्रेजेंट करके ऐसे इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे इसमें भी किए थे हम लोग, इसको इजी तरीके से रिप्रेजेंट किए, उसके बाद किए। अगर इसको चेन रूल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद चेन रूल। अब चेन रूल होता क्या, ये चेन रूल सिंपल सा एक फंडा अपनाता है, जो कि डिब्बे के अंदर डिब्बा, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। यानी कि अगर y इक्वल्स टू
एफ ऑफ एक्स तो होना चाहिए, फिर अंदर एक जी ऑफ एक्स भी भरा हो। यानी कि पहले आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो आप पहले इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे। पहले तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी टू द पावर एक्स निकालेंगे और इसका कुछ वैल्यू आएगा एफ डॉट एक्स, चलो मान लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन आता है। फिर आपको अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और एक बार करना पड़ेगा, तब जाके आपको एफ डेक्स एक्स और जी डेक्स एक्स, ये जो डेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो चुका है। तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आपको आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आउटसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर आपको इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इससे आप क्या कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेके समझते हैं। एग्जांपल के हिसाब से हम लोग क्या मानेंगे, एक फंक्शन है जैसे कि, चलिए आगे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये एक फंक्शन है, क्या है, पहले तो साइन एक्स एक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन साइन के अंदर 3x + 4 एक फंक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले आउटसाइड फंक्शन को डिराइव करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x + 4। पहले आउटसाइड फंक्शन को हम क्या मानेंगे, इसको एक फंक्शन ही मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग 3x + 4 को c मान लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन c, अंदर वाला ये c जो है ये और एक फंक्शन है, तो पहले तो इसका डेरिवेशन cos c आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन। तो यहाँ से हम cos c का वैल्यू क्या है 3x + 4 और डी बाई डी एक्स का ये 3x + 4। तो यहाँ से हम लोग फिर से निकाल सकते हैं cos, ये तो 3x + यहाँ पे 4 है और इसका जो डिफरेंशिएशन वो क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये जो 3x है उसका 3 होगा। यहाँ से क्या मिला हमको आंसर, 3 × cos 3x + 4। तो चेन रूल में आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले बाहर का फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, cos e⁻x को हम लोग करते हैं। पहले तो cos x जो होता है वो एक होता है फंक्शन और e⁻x, लेकिन उसके अंदर e⁻x दो फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो पहले क्या करेंगे, बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos e⁻x। तो यहाँ हमें माइनस साइन e⁻x मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, अंदर वाले का और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका क्या वैल्यू मिलता है e⁻x, तो माइनस e⁻x साइन e⁻x, ये हमारा आंसर आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन वाले में है, तो इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x² - 6s। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये निकलेगा और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट फिर से करेंगे, क्योंकि ये चेन रूल में आपको जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो फिर से यूज होता है। अब cos 2x² तो बचा ही है, ये अंदर तो है ही ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 × 2 × x² 2 - 1 - 6, तो इसका क्या मिलेगा, हम 4x - 6 × cos 2x² - 6x। अब इसका आंसर ये आया, ये आप खुद से कीजिए एक बार, ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो मतलब होता है, ये इसका मतलब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन x² लिख सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये कुछ x⁴n के फॉर्म पे दिख रहा है, पहले साइन नहीं दिख रहा है आपको, पहले क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। इसको आप ऐसे मान लीजिए, साइन x = c मान लीजिए, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, y = c² लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ c²। तो इसको क्या करेंगे, 2c × dc बाई dx, अंदर का और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, तो 2c × d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब d बाई डी एक्स जब साइन x रहेगा तो 2s × इसका मिलेगा cos x, और इसका क्या वैल्यू है 2 × साइन, इस c का वैल्यू साइन x है। तो ये मिल गया हमारे डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ही दिख रहे हैं दोनों चीज़, लेकिन अलग अलग हैं। ये x का स्क्वायर है और ये पूरा होल का स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये dy बाई डी एक्स जब निकालने जाएंगे तो पहले dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x² करेंगे, तो यहाँ पे cos x² मिलेगा, और dy बाई डी एक्स ऑफ x² करेंगे तो 2x cos² x²। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन अंदर था और बाहर जो था वो x⁴n के फॉर्म में था। यहाँ पे क्या है, साइन बाहर है और जो x⁴n के फॉर्म में है वो अंदर है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए दोनों का आंसर में भी डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये एक फंक्शन दिया गया है और इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है जब dy बाई डी एक्स 0 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
तो चलिए इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से डिफरेंशिएट करके देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी बाई एक्स टू द पावर 7। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -6 लिख सकते हैं, और वैसे ही बी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7 इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या वैल्यू मिलता है, -6 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर -6 है ही -1, वैसे ही यहाँ पे -7 बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर -7 -1। यहाँ से क्या मिलता है हमको, -6a बाई एक्स टू द पावर 7 -7b बाई एक्स टू द पावर 8। अब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना है तो हम लोग इसको जीरो लिख देते हैं, तो यहाँ से जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स टू द पावर 7, तो माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 6a प्लस 7b बाई एक्स हो गया ये। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया एक्स टू द पावर 7 को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही वैल्यू हमको मिलेगा, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू का तो कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, तो यहाँ इसको फिर से जीरो करना पड़ेगा हमें। इसको कैसे करेंगे, 6a प्लस 7b बाई एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6a इक्वल्स टू -7b बाई एक्स, तो x इक्वल्स टू -7b बाई 6a। तो यहाँ से हमको क्या आंसर मिलता है, x का वैल्यू जब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है तब x का वैल्यू ये होता है, ये होता है x का वैल्यू, ये होता है क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के ऊपर एप्लीकेशन क्या आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, द एरिया ऑफ ए ब्लॉट इंक इज इंक्रीजिंग आफ्टर t सेकेंड, इट्स एरिया इज गिवन बाय दिस रिलेशन, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। हमको पूछा गया है डी वाई बाय डी एक्स एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पूछा गया। ऐसे करेंगे, पहले तो एक ब्लॉट है जिसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एरिया क्या दिया गया है, उसका एरिया दिया गया है a इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 7। हमको पूछा गया डी ए बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7, तो 7 का तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा 60। अब डी ए बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 5 में क्या होगा, 6 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या होगा 30 cm स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया का जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि दोनों सेम डायमेंशन, तो cm स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड ऑफ, ये अगर साइड दिया भी ना होगा तब भी आप कर सकते हैं, तो साइड आपका हम हटा देते हैं। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर। पहली बात हमको दिया गया है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड, हमको दिया गया है, क्या दिया गया, 0.2 cm पर सेकेंड, और पूछा गया पेरीमीटर निकालने का। पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। जब dp बाई dt निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये 4a है, अगर ये t के टर्म्स में होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सीधा 4 लिख लेते, 4t का डिफरेंशिएशन 4 होता है, लेकिन ये 4a है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, पहले तो 4 आएगा, d बाई डी टी ऑफ a लिखेंगे, और इसका वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि a और t में कोई रिलेशन है ही नहीं इन दोनों। तो अब डी ए बाई डी टी का वैल्यू हमें क्या दिया गया है, 0.2 पर सेकेंड, तो हम यहाँ से फुट करेंगे 0.2 cm पर सेकेंड, ये मिला 0.8 cm पर सेकेंड। ये आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 4t अगर होता है तो इसको मैं डायरेक्ट d बाई डी टी ऑफ 4t लिखता, और इसको हम 4 आंसर लिखते, क्योंकि फिर dt बाई डी टी हुई आता जिसका वैल्यू 1 होता, लेकिन यहाँ पे डी ए बाई डी टी बना जिसका वैल्यू 1 नहीं बन सकता, इसलिए इसका वैल्यू दिया गया था। इसको पहले ही पता था कि इसका वैल्यू हमें यूज में आना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं और एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 4। एट x इक्वल्स टू 4 पे आपको स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है, तो dy बाई dx ही निकालना है आपको x इक्वल्स टू 4 की जगह पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ y क्या दिया गया है, रूट x दिया गया है, इसका वैल्यू होता है 1/2 रूट x, हमने पहले निकाला था, इससे पहले हमने निकाल रखा है, तो इसको हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं। तो dy बाई dx इक्वल्स एट x इक्वल्स टू 4 क्या होगा, 1/2 रूट x के 4 डाल देंगे, तो 1/2 तो है ही, और ये 1/2 बचा, तो ये 1/4 हुआ। ये उसका स्लोप है जब x इक्वल्स टू 4 पे इसका स्लोप ये दिया गया है एक कर्व का। तो ऐसे एक कर्व का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, जैसे कि एक कर्व है तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है और मिनिमम पॉइंट कहाँ है वो निकालना रहता है। तो ये कर्व हम लोग कैसे एक बना देते हैं। तो चलिए ये एक कर्व है मान लीजिए। अब क्या है, ये जो नीचे वाला ये पॉइंट है ये होता है मिनिमम और ये होता है मैक्सिमा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैक्सिमा और इसका नाम है मिनिमा। अब हमें इनको निकालना कैसे वो सीखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको तो एक फंक्शन दिया रहेगा
जैसे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया है, जैसे कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, इसको सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स कुछ निकलेगा, सब मान लेते हैं एफ डैश एक्स। आपको फिर क्या करना है, जो एफ डैश एक्स निकलेगा उसको आपको जीरो करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे। ये क्या होता है, ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि जो डिफरेंस आप करके निकालते हैं उसका फिर से आपको डिफरेंस करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो एफ डैश एक्स नहीं निकला था इसका आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका मान लेते हैं डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे एक फंक्शन आएगा उस पर आप इस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स पे आप लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है या एफ डबल डैश एक्स है वो लेस देन जीरो है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा निकलेगा, वो पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जो भी निकला वो मिनिमा होगा, और जो जब एक्स लेस देन जीरो होगा वो मैक्सिमा होगा। अब आप बोलेंगे आप ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि जब जीरो से कम हो रहा है तब मैक्सिमा हो रहा है, जब जीरो से ज़्यादा हो रहा है तब मिनिमा हो रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि जब मैक्सिमा होता है उसके बाद जो स्लोप आता है वो नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि ये स्लोप ऐसे डाउनग्रेड जाएगा उसके बाद, और जब मिनिमा आता है तब स्लोप इंक्रीजिंग होता है। तो इसकी वजह से मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जब जीरो से बड़ा होगा एफ डबल डैश तब जाके वो मिनिमा पॉइंट बनेगा, और जब जीरो से कम होगा तब जाके वो मैक्सिमा बनेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव में आना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव में आना चाहिए। चलिए अब करते हैं एफ डबल डैश। ये क्वेश्चन को हम समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट को। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे y दिया गया है, y एक फंक्शन है। पहले तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकलेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। इसका निकलेगा 2x, इसका 4 माइनस 4 और इसका 0। तो यहाँ से हम जब इसको इक्वेट करेंगे dy बाई डी एक्स को आप 0 मानेंगे, 0 मानेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमको x मिला। अब ये मिनिमा है या मैक्सिमा है हमें ये पता नहीं है, बस हमें पता है कि इसमें मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा भी हो सकता है। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि हम dy बाई डी एक्स जीरो क्यों करते हैं। dy बाई डी एक्स जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैक्सिमा या मिनिमा आता है, जहाँ मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट आता है, तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप का टेंजेंट बनेगा, और जब इस टाइप का टेंजेंट बनेगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो 0 डिग्री यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 डिग्री। tan थीटा की जगह पे tan 0 डालेंगे तो tan 0 इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जब मैक्सिमा हो या मिनिमा हो तो dy बाई डी एक्स को हमको 0 करना रहता है, और वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करके उस पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारा आया था dy बाई डी एक्स उसका हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका हम लोग डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला था वो निकालेंगे 2x प्लस 4, सॉरी 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। तो यहाँ से क्या होगा, 2x का तो 2 बनेगा और माइनस 4 का 0, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आया वो 2 आया। अब कोई भी वैल्यू हो x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल लो, ये वैल्यू 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो भी वैल्यू x आएगा वो मिनिमा होगा। अगर ये लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा होता। तो x इक्वल्स टू 2 क्या है, ये एक मिनिमा पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे थे, ये जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू 2 है, ऐसे समझ सकते हैं आप। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम। यहाँ पे पूछा नहीं गया है मैक्सिमा या मिनिमा निकालना, हमको पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमको जो मैक्सिमा है वो y में नहीं मिलता है, यानी कि x इक्वल्स टू अब भी मैक्सिमा है और x इक्वल्स टू समथिंग में मैक्सिमा या मिनिमा है। लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू पूछता है तो हमको ये पूछता है y की वैल्यू पूछता है, ये जो y है ये पूछता है। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो है ये मैक्सिमा है। इसको ध्यान से देखिए, जो x एक्सिस पे आ रहा है वो मैक्सिमा है और जो y एक्सिस पे आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा गया। सबसे पहले तो फंक्शन दिया गया है, किसके रेस्पेक्ट पे दिया गया है, t के रेस्पेक्ट पे दिया गया है, तो t के रेस्पेक्ट पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ 60 स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 12।
यहाँ से क्या मिलेगा 3t² माइनस 12t मिला। अब dy बाई dt को हम क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, यानी कि 3t² माइनस 12t इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से 3t² इक्वल्स टू 12t, तो t इक्वल्स टू 12/3, क्योंकि t यहाँ से कटा, तो t इक्वल्स टू 4। हमें t का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, t का वैल्यू हमें 4 मिला। हम यहाँ से दो चीज़ कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा 3t² माइनस 12t इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे 3t कॉमन जाएगा, तो ये क्या होगा t माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे t 3t इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, या फिर t माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, यानी कि ये टर्म भी जीरो हो सकता है, ये टर्म भी, कुछ भी जीरो हो सकता है, जिसकी वजह से पूरा होल टर्म जीरो हो सकता है। यहाँ से t का वैल्यू जीरो भी मिलता है और t का वैल्यू 4 भी मिलता है, यानी कि हमें t के दो वैल्यू मिलते हैं। तो हम इस वे से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, जो t या x जो भी होते हैं उनके दो वैल्यू होते हैं। हम नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद जब इंटीग्रेशन हम लोग खत्म करेंगे। तो t के दो वैल्यू हैं, यानी कि t इक्वल्स टू जीरो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, t इक्वल्स टू 4 मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे d² बाई dx²। तो इसमें क्या करेंगे, d/dx ऑफ जो फंक्शन हमारा यहाँ पे आया था उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3t² माइनस 12t का डेरिवेटिव। तो इसमें क्या होगा, 3t² का हो जाएगा 6t माइनस 12। अब क्या करेंगे हम लोग, एट t इक्वल्स टू जीरो d² बाई dx² निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू जीरो माइनस 12, ये होता है माइनस 12। तो ये लेस देन जीरो है, यानी कि ये पॉइंट मैक्सिमा है। हमने अभी तक मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाला, हमने निकाला मैक्सिमा। अब t इक्वल्स टू 4 पे क्या होता है, d² बाई dx² इक्वल्स टू 6 इंटू 4 माइनस 12, यानी कि 24 माइनस 12 इक्वल्स टू 12। तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि ये पॉइंट है मिनिमा। तो हमें दो पॉइंट मिले, एक मिनिमा मिला, एक मैक्सिमा मिला। मैक्सिमा कहाँ पे है, t इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा है और t इक्वल्स टू 4 पे मिनिमा है। अब जब मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है, यानी कि y मैक्सिमम जब निकालने की बात आती है, तो y क्या होता है, y क्या हमने क्या निकाला था, t³ माइनस 6t² प्लस 12, यानी कि अब हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम क्या है, x इक्वल्स टू 0 है, हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12, यानी कि इसका वैल्यू क्या मिलता है 12। जब y मिनिमम की बात आती है तो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट का वैल्यू डालेंगे, यानी कि t4³ माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 12। अब 4³ क्या होता है, 64 इंटू 4 का क्यूब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 इंटू 16, यानी कि 4 यानी 64 होता है। तो ये हो गया 64 माइनस ये 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी कि अब हो गया 32 प्लस 64 क्या हो गया, ये 64 प्लस 32 इसका वैल्यू है और ये 12 है। इसको मैंने 64 प्लस 32 क्यों लिखा, क्योंकि 64 से 64 हम लोग आराम से काट सकते हैं। 32 प्लस 12, 64 काटा, माइनस 32 तो माइनस 20। तो जो y मिनिमम होगा वो माइनस 20 होगा, जो y मैक्सिमम होगा वो 12 होगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव में है, और ये उससे छोटा कौन है, छोटा, ये छोटा वैल्यू है और ये बड़ा वैल्यू है। लेकिन जो मैक्सिमा या मिनिमा हमने निकाला था वो क्या है, ये मैक्सिमा 0 पे आ रहा है और ये 4 पे मिनिमा आ रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम मिनिमा है वो डिपेंड करता है x के एक्सिस पे, तो वहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा से बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तब मैक्सिमम वैल्यू बड़ा होगा और मिनिमम वैल्यू छोटा होगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जब हमने मिनिमा निकाला था तो मिनिमा यहाँ पे मिला और मैक्सिमा यहाँ पे मिला। कभी कभी हमको क्या होगा, जब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलेगा, नहीं x इक्वल्स 2 पे मैक्सिमम मिल गया और x इक्वल्स 4 पे मिनिमम मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ, बड़ा तो है x इक्वल्स टू 4, लेकिन वहाँ पे हमको मिनिमम मिल रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम का हमेशा लोएस्ट आएगा और मैक्सिमम का हमेशा बड़ा आएगा। इसी के साथ डिफरेंशिएशन खत्म होता है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन की ओर। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंशिएशन की जरूरत कब पड़ी, जब हमें स्लोप निकालना रहता है, लेकिन इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इंटीग्रेशन तो सबसे पहले होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमें इंटीग्रेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एरिया अंडर एक ग्राफ क्या होता है। जैसे कि एक ग्राफ, ये मैंने आपको दो ग्राफ दिया, पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ कुछ ये है। मैंने बोला इस ग्राफ के अंदर जितने भी ये एरिया होता है इसको आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे इसको, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
और सेम चीज़ यहाँ पे आप करेंगे तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, तो यहाँ पे आप एरिया क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी कि जो ज्योमेट्रिक फिगर होते हैं उसके आप लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक कर्व दे दूँ, यानी कि ऐसा एक कुछ कर्व हो जिसको, सॉरी ये एक कर्व बना लेते हैं, ये एक कर्व बना लेते हैं, चलिए यही एक कर्व है जिसका आपको एरिया निकालना है। अब ये एक ज्योमेट्री फिगर तो बनाता है नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे ये उसको अगर ज्वाइन भी करवा देंगे तो उसको आपके बाद आप एरिया निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लेंथ ब्रेड्थ कुछ है नहीं, कुछ डायमेंशन नहीं बनाता नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है इंटीग्रेशन की मतलब पैदाइश हुई। यानी कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग ऐसे स्ट्रिप लेते हैं। कैसे लेते हैं, 2 पॉइंट के बीच में ये स्ट्रिप हम लोग बनाते हैं और इतना क्लोज बनाते हैं, इतना क्लोज बनाते हैं कि जो x1 और ये जो x2 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फिर से टेंड्स टू 0 होता है और हम लोग उसको नाम देते हैं dx। यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, dx कह सकते हैं। और ये जो ऊपर का जो ये है, ये y है। y क्यों है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इतने पास हैं कि ये दोनों एक ही पॉइंट मान के हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम अगर जूम करेंगे इसको अच्छे से, अगर जूम करके हम लोग देखेंगे तो ये कुछ, ये स्ट्रिप कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि कुछ रेक्टेंगल या फिर रॉड जैसा बनेगा, यानी कि ये लेंथ और ये ब्रेड। तो इसका जो एरिया ये स्ट्रिप का है वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये छोटे स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब फिर और एक ऐसे स्ट्रिप लेंगे, तो हम ऐसे बड़े मतलब बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप हम लेते चलेंगे और सारे स्ट्रिप को हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं y1, इसका एरिया हम लोग मानते हैं y2 dx, और एक ऐसे छोटे स्ट्रिप लेंगे y3 dx। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे स्ट्रिप हम लोग बना लेंगे। तो टोटल एरिया क्या देता है, टोटल एरिया होता है इन सब एरिया का समेशन, यानी कि y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ऐसे n तक ये जाएगा, यानी कि n तक हम लोग ऐड करते चलेंगे, यानी कि yn dx। और इसको हम लोग समेशन के फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, 0 से x y dx। 0 से x हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 0 है और x तक हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि हर एक स्ट्रिप को हम लोग ऐड करते हुए चल रहे हैं। ये होता है इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग। अब कुछ एलजेब्रा के इंटीग्रेशन, कुछ एलजेब्रा होते हैं, क्या होते हैं, जब एक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो क्या होता है, जब एक कांस्टेंट यहाँ पे होता है तो कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आता था वैसे इंटीग्रेशन में ही बाहर आ जाता है, और उस फंक्शन का जैसे डिफरेंशिएशन निकालते थे वैसे इंटीग्रेशन होता है। और ध्यान रखिए, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ही उल्टा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो हम लोग ऐसे निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए u प्लस भी जो है ये फॉर्म कैसे होगा, जैसे कि डिफरेंशिएट में होता था, डिफरेंशिएट में क्या होता था, पहले u का डी इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे v का इंटीग्रेशन, यानी कि अगर एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, और दोनों टर्म का हम लोग सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट हम लोग कर पा रहे थे। लेकिन जब डिवीजन की बात आ जाती है, जब डिवीजन की रूल आ जाती है, तब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और एक्चुअल में इंटीग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ये फंक्शन को हम लोग बाहर निकालेंगे, पहला फंक्शन को, फिर दूसरे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन करेंगे, और होल का इंटीग्रेशन करके फिर हम लोग जो वैल्यू है निकाल पाते हैं। अब इस पे एक रूल फॉलो होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है, ये फंक्शन डिसाइड करता है कि ये जो फंक्शन, पहला फंक्शन कौन सा फंक्शन बनेगा। सबसे पहले आई यानी कि इन्वर्स, इन्वर्स फंक्शन कैसे होते हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, ये सारे इन्वर्स फंक्शन होते हैं। फिर आता है लॉग, फिर आता है एलजेब्रा, एलजेब्रा पे क्या आता है वो एक्स, ये सब आता है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आता है एक्सपोनेंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये e⁻x हो गया। ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही होगा। एलजेब्रा में x² x से कुछ फंक्शन होंगे, लॉग फंक्शन आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग किसको, इन्वर्स को हम लोग सबसे पहला फंक्शन मानेंगे, अगर वो नहीं है तो लॉग को मानेंगे, वो नहीं है तो एलजेब्रा को मानेंगे, वो नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री को मानेंगे, अगर वो नहीं है तो e⁻x को हम लोग मानेंगे। ये होता है ये। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट किया, f(x) को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको मिला बड़ा f(x). तो अगर आप बड़ा f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। यानी कि अगर इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता है तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमको ये मिलेगा। तो ये दोनों प्रोसेस ऐसे होते हैं।
अब चलते हैं हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोग जान लेते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन के जानते थे, इसको हम लोग इसको जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला x⁴n dx, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। वहाँ पे क्या होता था, n वहाँ पे डिवाइड हो जाता था और माइनस होता था। यहाँ पे n+1 होगा और ये n+1 डिवाइड हो जाता था, डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पे डिवाइड होगा। और ये प्लस सी हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं जब इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। जब डेफिनेट करेंगे तब ये ऐड नहीं होगा। तो चलिए, अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि n इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ये कंडीशन आप याद रखिए, क्योंकि जब -1 होगा वो 1/x हो जाएगा। और इसको अगर हम लिखेंगे ऐसे कि x⁻⁻1 + 1/-1 + 1, तो x ऊपर तो हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनडेफिनेट। तो ये एक डेफिनेट रूल नहीं बन पाता है जब ये x⁻⁻1 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x⁻⁻1 का क्या करेंगे, निकालेंगे तो log e x निकलेगा। अब आप वहाँ से याद कीजिए, जब आप log x को डिफरेंशिएट करते थे आपको वैल्यू क्या मिलता था, 1/x मिलता था। तो सेम चीज़ है, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिलेगा। वैसे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, sin x का -cos x होता है, क्योंकि जब -cos x को आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, फिर इसका हो जाएगा -sin x, यहाँ से आपको +sin x मिलेगा। तो वही चीज़ है, वहाँ पे आपको sin x का डिफरेंशिएशन cos x मिलता था, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos x मिलेगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिए। और cos x का sin x + c, फिर tan x का ln, ये ln है मतलब log बेस e sec x। वैसे ही cosec x का -ln cosec x + cot x, sec x का ln sec x + tan x, cot x का ln cosec x, और यहाँ पे माइनस रहेगा। वैसे यहाँ पे माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आप इंटीग्रेशन ऑफ sec² x पे आ जाइए, वो tan x + c होता है। cosec² x पे आ जाइए, वो -cot x + c होता है। फिर sec x + tan x sec x + c होता है। cosec x cot x का dx जब निकालेंगे इंटीग्रेट तो -cosec x। अब अगर ये सारे चीज़ को आप ऐसे वैल्यू याद रख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये सारे वैल्यू एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के उल्टे ही हैं। अब आप ये एग्जांपल ले लीजिए, जब हम tan x का डिफरेंशिएशन निकालते थे, वहाँ पे आपको याद होगा जब हमने किया था tan x का डिफरेंशिएशन sin x/cos x करके, आपको मिला था sec² x। तो sec² x को इंटीग्रेट करें तो ये मिलेगा, वही चीज़ है जब हमने sec² x को इंटीग्रेट किया हमको tan x मिला। अब अगर ये tan x + c का भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब tan x + c का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, dy/dx ऑफ tan x होगा प्लस dy/dx ऑफ c होगा, और c एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा sec² x। तो वैसे ये जो c है उसका डिफरेंशिएट करने से 0 ही आता है वैल्यू, इसलिए एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं। अब और एक एग्जांपल के तौर पे लेके समझते हैं, y = x² + x + 2। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा 2x + 1। अब हमको क्या है, ये भी मिलना चाहिए। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमको ये मिलता है कि नहीं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2x + 1 का जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग dx के टर्म पे तो क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 × x, 1 तो ऊपर है +1/1 + 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, प्लस हम लोग एक c लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको मिलता है, ये तो 2 से 2 कटेगा तो x² + x + c। तो ये जो c है ये इसका वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो हमको पता नहीं होता जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए हमने एक एडिशन पे प्लस से लिखते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट हम लोग ऐड क्यों करते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम सारे इंटीग्रेशन के डाउट सॉल्व करेंगे। हमको इंटीग्रेशन ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं है, जितना हम फिजिक्स की जरूरत है हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो सारे आपके मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, y = x⁵। ये आपको कुछ लग रहा होगा xn के फॉर्म में, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप x लिखेंगे, फिर 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 + c। तो यहाँ से आपको मिलेगा x⁻6 + c। अब जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपको ये वैल्यू मिल सकता है। सेम चीज़ ये आप करते हैं। अब इसको सेकंड क्वेश्चन करते हैं, y = 1/x²। इसको हम लोग x⁻² लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻² dx हो गया ये, तो x⁻(x⁻) -2 + 1/-2 + 1 और ये प्लस एक लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये तो -x -1 + c। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -1/x + c। ये हो गया इसका आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन y। तो इंटीग्रेशन सारे के अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, sin x dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 4x³ पहले तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर sin x का -cos x, सेम cos x का sin x, फिर ये
बाहर आ जाएगा और इसका एक्स टू पावर 3 + 1 बाय 3 + 1 और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा -3 cos x -sin x और ये तो 4 बनेगा तो ये 4 कटेगा प्लस x/4 + c। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे आप तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आइलेट रूल फॉलो करेंगे। आइलेट रूल, आइलेट, यहाँ पे क्या मिलेगा, एलजेब्रा जो होता है वो उसको पहला फंक्शन मानते हैं और जो एक्सपोनेंस होता है उसको सेकंड में मानेंगे हम। तो सबसे पहले हम लोग u इसको मानेंगे और इसको भी मानेंगे, और हमें पता है जो इंटीग्रेशन ऑफ u भी है, u भी dx होता है, वो होता है पहले u, फिर होता है v dx माइनस होल का इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन v dx होल डिवाइडेड होल का इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करके निकालते हैं। वैल्यू में क्या क्या पुट करेंगे, ये x पुट करेंगे, ये e⁻x dx रहेगा, फिर माइनस ये d/dx ऑफ x और ये फिर से e⁻x का dx और होल का फिर इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ये इसका वैल्यू x है और इसका e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है माइनस ये dx तो 1 ही हो जाएगा और ये e⁻x होगा तो e⁻x का dx। यहाँ से हम निकाल सकते हैं e⁻x माइनस e⁻x। तो यहाँ से हम लोग अगर e⁻x को हम लोग कॉमन लेंगे तो x - 1 हमारा वैल्यू आएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ये करना है। और इंटीग्रेशन में डिवीजन वाला कोई रूल नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन रूल ही होता है। जब u/v होगा तो आप इसको u × v - 1 कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। तो उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इसमें आपको पता होता है कि x का वैल्यू जो क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे y को कहाँ से कहाँ तक, यहाँ को 2 से 3 तक करेंगे 5dx, ये बाहर चला आएगा, फिर ये 2 से 3 बचेगा dx, 5 यहाँ पे है, इसका इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन x होता है 3 2। अब इसको कैसे करेंगे, 5 तो बाहर है ही, ये x के जगह पे हम लोग पहले तो 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या मिलता है 5 × 1। अब इसको मैं एक तरीके से आपको ग्राफ में भी समझा के देखता हूँ कि एरिया अंडर कर्व ही होता है, जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व ही होता है, क्योंकि हमने एरिया निकालने के लिए इसको यूज किया था। एरिया अंडर कर्व ही इंटीग्रेशन होता है, इसको हम समझाते हैं। एक ग्राफ ले लीजिए, अब यहाँ पे y कांस्टेंट है तो ऐसे मान लीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए। अब ये वैल्यू है इसका 2, ये वैल्यू है इसका 3, यानी कि ये जो है ये x = 2 पे है और ये x = 3 पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 1 है, और ये जो डिफरेंस है वो 5 है। क्यों है, ये y 5 है, यहाँ पे 5 पे चल रहा है। जब एरिया निकालने जाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेंथ इसका क्या है 5, ब्रेड्थ कितना है 1, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है 5, तो आपका आंसर क्या आया था, यहाँ पे 5 ही आया था, सॉरी ये 5 ही आया था, ये 5 ये इसका वैल्यू 1 आता है, तो 5 × 1 = 1। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आपको मिला 5 × 1 = 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर कर्व ही होता है। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी वैसा कुछ क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल वाला। आपको y dx निकालना है, 2x dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। पहले तो 2 बाहर आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या होगा, x² होगा, इसका x का इंटीग्रेशन x² होता है 4 से 1। पहले हम लोग अपर लिमिट प्रूव करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट प्रूव करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। हम लोग 2 को बाहर ले आते हैं तो 2/2 और ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2/2 तो ये कटा तो ये मिला 15 हमें, तो इसका आंसर हमें मिल गया 15। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग ऐसे इंटीग्रेट 0 से π/2 करेंगे, sin x प्लस cos x dx। पहले तो हम लोग sin x का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2, फिर करेंगे cos x का इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हमने पहले रूल पे पढ़ा है। cos x का इंटीग्रेशन इसका होता है माइनस cos x और यहाँ पे लिमिट क्या है π/2 से 0, और इसका क्या होता है sin x होता है और इसका लिमिट क्या है π/2 से 0। अब यहाँ पे हम लोग माइनस cos π/2 माइनस cos 0 पुट करेंगे और यहाँ पे क्या पुट करेंगे sin π/2 माइनस sin 0, ये मिल गया हमको। अब cos π/2 का वैल्यू होता है 0 और इसका वैल्यू होता है 1, ये हमें इसका वैल्यू मिल गया। फिर प्लस
साइन पाई बाई 2 होता है 1 माइनस 0। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 1 और ये 1 प्लस 1 2 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 होगा। फिर चलते हैं और एक क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का है। इसमें क्या है, 0 से इन्फिनिट तक निकालना है, e टू द माइनस एक्स डी एक्स। तो e टू द माइनस एक्स डी एक्स का क्या होता है, जैसे e टू द एक्स का इंटीग्रेशन e टू द एक्स होता है, वैसे e टू द माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द माइनस एक्स ही होता है। माइनस ये माइनस एक यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, तो माइनस e टू द माइनस एक्स 0 से लेकर इन्फिनिट तक। माइनस बाहर ले लेते हैं, e टू द माइनस इन्फिनिट यहाँ पर देते हैं, e टू द माइनस यहाँ पे 0 देंगे। तो अब क्या होगा, इसका मतलब है e टू द इन्फिनिट माइनस e टू द 0, यहाँ पे माइनस है, और e टू द इन्फिनिट यानी कि ये टोटल टर्म इन्फिनिट हो जाएगा, और 1 बाई इन्फिनिट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो टोटल टर्म 0 होने वाला है। 0 माइनस, और e टू द 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बाई 1। अब माइनस माइनस जब आएंगे यहाँ पे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 1 हमारा आंसर आपको मिल के आता है। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड था क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको 0.75x में देख सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये होता है एक डिवीजन वाले फॉर्म पे आपको दिख रहा है, तो डिवीजन वाले फॉर्म पे आता है, तो आपके लिए कोई रूल तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, एक तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक सिंपल फंक्शन में, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। पहले तो हमें देखना है कि सिंप्लीफाई हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 2 बाई एक्स क्यूब लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड ऐसे सेपरेटली हम लोग डिवाइड करके, इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा, प्लस 2 बाई एक्स क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले 1 dx का इंटीग्रेशन, फिर 2 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, पहले तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, प्लस 2 बाहर आ गया, और ये एक्स टू पर -3 था, तो -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, प्लस c। यहाँ से हम लोग x प्लस 2 इंटू एक्स टू पावर -2 बाय -2 प्लस c, -2 से -2 कटा तो -1 बचा, तो x माइनस एक्स टू पावर -2 प्लस c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू तो पता नहीं, आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, आपको साइन 2x प्लस 4 का नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस 4 को मानेंगे t मान लेंगे, फिर हम दोनों साइड डिफरेंस करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ t। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो आपको 2 इंटू 2 ही मिलेगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन वो dt बाई डी एक्स मिलेगा। तो आपको यहाँ से dx का वैल्यू क्या मिलता है, dt बाय 2 मिलता है। अब क्या करेंगे, आप y की जगह पे पुट करेंगे, साइन पहले तो 2x प्लस 4 को 2 ही करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सॉरी एक मिनट रुकिए, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे y, ये इसको साइन 2x प्लस 4 dx लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जब y को ऐसे लिखेंगे तो साइन इसके जगह पे t लिखेंगे, और ये dx की जगह पे आप dt बाई 2 लिखेंगे। तो पहले तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t dt, तो 1/2 cos t माइनस cos t प्लस c। और अब आप cos t की जगह पे पुट कर सकते हैं वैल्यू माइनस cos 2x प्लस 4 प्लस c, ये आपका वैल्यू होता है। वैसे ही आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो आप 5x को t मान लीजिए, दोनों साइड डिफरेंस करेंगे तो 5 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स मिलेगा। यहाँ से dx का वैल्यू आपको क्या मिलता है, dt बाय 5। फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x dx। अब जब e टू द पावर 5x के जगह पे t पुट करेंगे तो dx की जगह पे dt बाय 5 पुट करेंगे, तो 1/5 तो बाहर आ जाएगा। फिर e टू द पावर का t का डिफरेंस e टू द पावर t होता है, यहाँ से e टू द पावर 5 सॉरी 1/5 e टू द पावर 5x प्लस c आप लोग लिख सकते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, साइन स्क्वायर x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता होगा कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप यहाँ पे ये वाला वैल्यू पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो वहाँ से हम लोग वैल्यू लाए और इसको हम लोग किए, तो ये क्या हुआ, इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो निकल के आता है वो क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ साइन स्क्वायर x है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं। और इसको आप लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे dx करके इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे,
जब इंटीग्रेट करेंगे, पहले तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x/2 लिख सकते हैं, और इन सारे का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। पहले आप इंटीग्रेट ये हाफ का करेंगे, फिर आप ये करेंगे cos 2x/2 का इंटीग्रेशन। अब क्या होता है, हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2 बनेगा, फिर 1/2 बाहर है, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, ये इसका इंटीग्रेशन निकल कर आता है प्लस c। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हाफ को कॉमन लेके x माइनस साइन 2x/2 प्लस c लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 2 क्यों डिवाइड किया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी कर रहे थे, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट था वो डिवाइड होके ही आ रहा था आंसर पे। तो यहाँ पे जब x का कोफिशिएंट 2 है तो हमने डिवाइड कर दिया। अगर x का पावर 1 हो और उसका कुछ कोफिशिएंट हो तो उसको आप सीधा डिवाइड कर देना, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन में कुछ ऐसा होता, x² + 2 होता, तो आप सीधे इसका डिफरेंशिएट निकालते तो 2x + 1 2x + 0 आता, तो आप 2x को नीचे डिवाइड कर देते। तो ये हो गया इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। अब हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 ही हो, यानी कि ये एक इक्वेशन है जहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 2 ही है, यानी कि इस इक्वेशन में आपका पावर x³ नहीं हो सकता, और इसके जो x के वैल्यू होते हैं वो 2 वैल्यू निकलते हैं। हम ये जो अभी जो ये पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कुछ भी, ये हम 5 से 10 मिनट के अंदर कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये आपको 10+ ही आते रहते हैं। तो क्या होगा, x² जो है ये पावर 2 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पावर हाईएस्ट 2 ही होता है, और जो x का वैल्यू होता है वो 2 निकलता है। क्या क्या वैल्यू निकलता है, पहले तो -b, और ये प्लस है तो प्लस में एक टर्म निकलेगा -4ac/2a, फिर आपका और एक वैल्यू आएगा -b -b² 4ac/2a, और जो ये टर्म है b² + 4ac -4ac, इसको आप लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहले आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, और दूसरा आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड ये प्रैक्टिस लगता है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फॉर्मूला पे आपको बस पुट करना है वैल्यू और आंसर निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये नोट एक लिख देते हैं, फॉर रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या होगा, b² - 4ac > 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये > 0 जब होगा तब रियल रूट्स आएंगे, x ये जो आएंगे ये रियल रूट्स होंगे, और जब ये नेगेटिव में चला जाएगा ये इमेजिनरी रूट आएंगे। क्यों इमेजिनरी रूट आएंगे, हमें पता है -1 जो होता है इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू मिला, सोच लीजिए b² - 4ac = -5 मिला, यानी कि √5 मिलेगा, यानी कि 5 इंटू आप √-1 लिख सकते हैं, √5 इंटू √-1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे √5i मिला, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर मिला। तो आपको जब ये नेगेटिव में चला जाएगा आपको एक इमेजिनरी रूट मिलेगा, ये आपका नोट है। अब चलते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x² + 5x + -12। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू आपको पहले निकाल लेना है। a का वैल्यू क्या है, 2 है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है y, और जो यहाँ पे होता है वो होता है c। ये हो गया 2, ये हो गया 5, और ये हो गया -12। अब x का वैल्यू क्या है, -b + -b² - 4ac/2a। यहाँ से आप -5 + -b² = 25 -4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू -12। यहाँ से जब करेंगे फिर 2a -5 + -25 ये प्लस हो जाएगा, 12 × 4 24 होता 48 48 48 96, यहाँ से 96 हो गया /2 इंटू a का वैल्यू 2, यहाँ से -5 + -25 और 96 कितना होगा, ये होता है 1 और ये होता है 11, तो 121, यानी कि 121 यहाँ पे हो गया /4। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहला रूट क्या निकालेंगे आपका, -5 + √121/4, और दूसरा रूट क्या निकलेगा, -5 - √121/4। यहाँ से आप लिख सकते हैं x1 = -5 + 121 माने कि 11/4, और यहाँ पे लिख सकते हैं -5 - 11/4। यहाँ से क्या होगा, x1 = जब 11/4 करेंगे तो ये क्या होगा, 11 से -6/4 होगा, और जब ये x2 निकालेंगे तो ये क्या होगा, -16/4। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकलता है 3/2, और यहाँ से आपका वैल्यू निकलता है -4। ये आपका 2 रूट्स निकलते हैं, यानी कि x के 2 वैल्यू, यानी कि जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आपको 2 वैल्यू आपके मिलेंगे, यानी कि x1 और x2 आपको 2 ही वैल्यू मिल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग खुद से कीजिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, मैं आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा देता हूँ। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, पहले तो आप इस cos थीटा को x मान लीजिए,
तो इसको आप कैसे लिखेंगे 10x² माइनस 11x प्लस 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आपको इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a और c को a इंटू सी करना है। a इंटू सी क्या होता है 30, 10 इंटू 3 30 होता है। फिर आपको ये जो b है इसको दो नंबर ऐसे भी स्प्लिट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर 30 आता हो। तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ -6 और -5 पे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे और 6 इंटू 5 30 बनाएंगे। 30 बना रहे हैं तो हम इसको स्प्लिट करते हैं 10x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ से क्या होगा, हम इन दोनों को जब करेंगे तो ये इसका वैल्यू 11x ही आएगा। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया अभी तक, बस हमने स्प्लिट ऐसे किया है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जैसे सेम देगा, और ऐड करेंगे तो ये खुद ये नंबर बना रहे होंगे। ये भी देखना है कि ऐड करेंगे तो 11x बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाले टर्म पे क्या कॉमन ले लेंगे, ये वाले टर्म पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 2x और ये बचेगा 5x माइनस 3। सेम चीज़ यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5x माइनस 3। अब क्या है कि माइनस ये 5x माइनस 3 फिर कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 5x माइनस 3 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो टर्म हमारे 0 हो सकते हैं, 5x माइनस 3 भी 0 हो सकता है या 2x माइनस 1 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3/5 मिलता है और x इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 मिलता है। तो यहाँ पे दो रूट्स मिल सकते हैं। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सेम ही आएगा, कुछ चेंज में इसमें नहीं आएगा। फिर चलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके पास दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि a b और इनके पावर कुछ भी हो सकते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपांड कैसे करते हैं, जब a प्लस b के मतलब कुछ भी n पावर में होता है तो a टू द पावर n प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b। ये आपको याद नहीं रखना, इसको आप मत याद रखिए, बस आपको एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन याद रखना है। अब आपको मैं ये थ्योरम प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा, तो यहाँ पे a टू द पावर a पहले हम लोग a टू द पावर n लिखते हैं प्लस n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 इंटू a टू द पावर 2 माइनस 2 b टू द पावर 2। ये हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड दो टर्म है तो इतने तक एक्सपेंड होंगे, उसके बाद एक्सपेंड नहीं होगा। ये हो गया a² प्लस ये बन गया 2ab प्लस ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 2 होता है और तो ये डिवाइड हो जाएगा। फिर ये बनेगा a टू द पावर 0 b²। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो वही चीज़ है, बाइनोमियल थ्योरम से वो एक्सपांड होकर निकलता है। हम उसको बहुत सारे क्यूब के लिए निकाल सकते हैं, 4 के लिए निकाल सकते हैं, 5 के लिए, n का कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जब एक टर्म 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है और जो x होता है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से, तो हम लोग इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं। और अगर ये 1 माइनस एक्स टू द पावर n हुआ तो इसको हम लोग 1 माइनस nx लिख सकते हैं। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और इसको आप कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला है 0.99, तो इसको आप लिख सकते हैं इसको आप 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं टू द पावर हाफ भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रूट अंडर क्या होता है हाफ पावर होता है। आपको दिख रहा होगा 0.01 जो है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस 0.01 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ के साथ। जब इसका पावर खुलेगा, ये जो पावर खुलेगा वो n मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 माइनस 0.01 बाय इसका आंसर हो गया डिवाइड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। लेकिन आप अभी जैसे ही आप इसका आंसर निकालने जाते हो तो आप यहाँ पे आपको बहुत देर लगता है आपको इसका आंसर निकालने के लिए। तो इस जगह पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इस वाले वैल्यू पे निकाल लेते हैं, द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए वेलोसिटी v इज गिवन बाय m0 बाय 1 माइनस b² बाय c²। रूट अंडर पर m0 रेस्ट मास दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दिया गया है। सबसे पहले हम लोग m पे वैल्यू पुट करते हैं। m0 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 किलोग्राम, 1 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये रूट अंडर आ गया, ये 1/2, सॉरी इसको रूट अंडर अगर लिखते हैं तो 1/2 क्यों लिखेंगे। जैसे कि इसको हम लोग डिवाइड बाई 10, 1 माइनस 3 से 3 कटा 1/10, तो इसको टू द पावर हाफ लिख सकते हो। 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 ये हाफ। तो यहाँ पे भी आप लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, क्योंकि 0.1 जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 इंटू 0.1। तो यहाँ से जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप ऐसे निकालने जाते हैं तो इसका वैल्यू जो है आप निकाल नहीं पाते, इसको आपको बहुत ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ से आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन ईजी है।
आप यहाँ से खुद कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब दो टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ जाए, यानी कि अगर उसके सक्सेसिव टर्म से हम लोग उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो एक कॉमन सा डिफरेंस आना चाहिए इन सब में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जब a प्लस डी से मैं a माइनस करूँगा तो आपको d मिलेगा। वैसे a प्लस 2d से अगर a प्लस d को माइनस करूँगा तो आपको d मिलेगा। a प्लस 3d से अगर a माइनस 2d माइनस करूँगा तो आपको d मिलेगा। यानी कि इन सब में एक चीज़ है कि इन सब का एक कॉमन आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो इस पर एक फॉर्मूला आता है सम ऑफ n टर्म्स। क्या आता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 मल्टीप्लिकेशन बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट में जो टर्म होगा और जो फर्स्ट पे होगा वो सारे को आपको ऐड करना है। तो अगर यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले n/2, सबसे पहला टर्म a है और सबसे लास्ट टर्म क्या है, a इंटू a प्लस n माइनस 1 d है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको मैं आपको याद करने की ये नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होना चाहिए। फिर आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है आपको 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस 64। तो ये टोटल बनते हैं 16 टर्म्स, यानी कि यहाँ के n कितने हैं, n इक्वल्स टू 16 है। तो यहाँ से आप सम कैसे निकालेंगे, पहले तो 16/2, सबसे पहला टर्म 4 है और लास्ट टर्म 64 है। 16/2 इक्वल्स टू 8 और 4 ये हो गया 68। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलकुलेटर की मदद से। जैसे कि 68 इंटू 8 इंटू 64 6 हो गया, 8 6 जा हो गया, 8 से जो तो 48 प्लस 6 54। तो इसका आंसर जो आएगा 544 आएगा। आप इसका आंसर लिख सकते हैं 544। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n तक है। तो सबसे पहला टर्म इसका 1 है और nth टर्म क्या है, इसका n है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में है 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 है। तो अब हम सब कुछ मिल गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n इंटू 1 प्लस n/2। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स निकल गया। अब चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, वहाँ पे जैसे वहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने से जैसे आप कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, यहाँ पे आपको डिवाइड करने से कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे देख लीजिए ar/a कीजिए तो आपको r मिलेगा। वैसे ar² करेंगे तो आपको r मिलेगा, ar³ करेंगे तो आपको r ही मिलेगा। तो आपको एक रेशियो मिलता है, एक रेशियो करने के बाद आपको एक नंबर मिलता है r, जो कि कॉमन रेशियो होता है, जो कि इन सारे टर्म को रिलेट कर रहा होता है। वैसे अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, a पहला टर्म इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r। वैसे ही अगर इन्फाइनाइट टर्म हो, यानी कि आपको पता नहीं हो कि कितने टर्म्स हैं, तो a बाय 1 माइनस r आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करके हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 256। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको n का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल गया। अब आपको सम ऑफ n टर्म्स पता है, क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो आपको पहले r निकालना। r कैसे निकालेंगे, 2/1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 4/2 करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि r यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, a इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर आपको 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। यहाँ से मिला माइनस आपको a 1 माइनस 2 टू पावर 9, आपका ये मिला आंसर, जो कि इसका वैल्यू होता है, a का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ से आप माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 टू पावर 9 कर सकते हैं, यानी कि 2 टू पावर 9 माइनस 1। 2 टू पावर 9 क्या होता है, 2 टू पावर 9 होता है 512 माइनस 1। तो इसको आप लोग 511 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब अगर इन्फाइनाइट टर्म्स हो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स मैंने बताया था a बाय 1 माइनस r। तो सबसे पहले a चाहिए आपको और r चाहिए। a तो आपको पता है कि पहला टर्म होता है, आपको बस r निकालना। r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू r, और या फिर सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल्स टू r। यहाँ पे भी r आपको मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a तो 1 है और 1 माइनस आपका ये r हाफ है। तो यहाँ से आप 1 बाय 1 माइनस हाफ ही होता है। तो यहाँ से आपको इन्फाइनाइट टर्म्स, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ 2 आएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर का होता है दी एंड। हम मिलेंगे फिर से आपको नए लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं हमको मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मोशन इन प्लेन। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।